सेक्शन 30 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस का मतलब है कानूनी तौर पर नोटिस मिलाना, आगाही या इल्म फ्राहम करना। सबसेक्शन 1 subject to the provision of the section 19 no prosecution shall be instituted under this chapter except। इस सेक्शन में ये डिस्क्राइब किया गया है कि 19 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए इस चैप्टर के अंदर कोई केस इनिशिएट नहीं किया जा सकता सिवाय उन केसेस के जो कि क्लॉज ए by a federal inspector where the prosecution is in respect of contravention of the class H of subsection 1 of section 23 or section 24 or any of the provision of this act or the rule relating to the import or export of drug or the manufacture for sale or sale of a drug which is not for the time being registered or for the manufacture for sale of which a license is not for the time being in force। फिर ऊपर जो डिस्क्राइब किया गया था कि कौन सी प्रोसिक्यूशन है जो इनिशिएट की जा सकती हैं फेडरल इंस्पेक्टर के जरिए जब प्रोसिक्यूशन उन ऑफेंसेस के लिए जो क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 या सेक्शन 24 या इस एक्ट की प्रोविजन या रूल के खिलाफ हो, या जो ड्रग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही हो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सेल के लिए लाइसेंस की जरूरत हो, या वो अनरजिस्टर्ड ड्रग हो, या जिनका लाइसेंस अब तक वैलिड नहीं है, तो इसके अगेंस्ट क्या कर सकता है फेडरल इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। क्लॉज बी by a provincial inspector provided that where the public interest so requires the federal inspector may within the prior permission of the federal government institute a prosecution for a contravention of any of the provision of this act। शर्त ये क्लॉज ए में मेंशन था फेडरल इंस्पेक्टर जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है, क्लॉज बी में है प्रोविंशियल इंस्पेक्टर। शर्त यह है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करे या फेडरल इंस्पेक्टर फेडरल गवर्नमेंट की पहले परमिशन के साथ इस एक्ट की किसी भी और प्रोविजन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसको पहले फेडरल इंस्पेक्टर को फेडरल गवर्नमेंट की पहले परमिशन चाहिए होगी। सेक्शन Subsection 2 notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898 Clause A, an offence punishable under the subsection 1 of section 27 shall be cognizable and non-bailable। 2 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद जो ऑफेंस सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 में किया गया है जो उसकी पनिशेबल है वो नॉन शैल बी कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल जिसकी जमानत नहीं हो सकती। क्लॉज बी इज ओमिटेड। क्लॉज सी और ऑफेंसेस अंडर द एक्ट शैल बी नॉन वेलेबल। तो जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर किए जाएंगे उनकी जमानत नहीं हो सकती। Subsection 2A No court other than the drug court established under the Act shall try an offence punishable under the Act। इस एक्ट के अंडर बनाए गए ड्रग कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट इन ऑफेंस को ट्राई नहीं कर सकता, यानी उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन है वो या हियरिंग वगैरह कंडक्ट नहीं करा सकता। Subsection 3 Nothing contained in this chapter shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or permission which constitute an offence punishable under this chapter, or to require the transfer to a drug court of any case which may be pending in any court immediately before the establishment of the drug court। सेक्शन 3 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ ये नहीं माना जाएगा कि किसी पर्सन को दूसरे लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट होने से रोका गया है। अगर कोई एक्ट या ओमिशन सेक्शन 30 के अंडर पनिशेबल ऑफेंस बनता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई पेंडिंग केस ड्रग कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर हो जाए। Section 31 Drug Courts Subsection 1 The provincial government may by notification in the official gazette establish as many drug courts as it consider necessary, and where it establishes more than one drug court shall specify in the notification the territorial limits within which or the class of cases in respect of which each one of them shall exercise jurisdiction under this act। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए जितने ड्रग कोड जरूरी समझे एस्टेब्लिश कर सकती है, और अगर एक से ज्यादा ड्रग कोड बनाई जाएंगी
तो हर कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट्स या केस ऑफ टाइप ऑफ केसेस नोटिफिकेशन में भी स्पेसिफाई कर देगी जो उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी। Subsection 2. A drug court shall consist of the chairperson who is or has been or is qualified for the appointment as judge of high court and one full-time member who is an expert in the medical field and another full-time member who is an expert in pharmaceutical field. ड्रग कोर्ट में जो चेयरपर्सन होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा या वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो और एक फुल टाइम मेंबर होगा जो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हो और दूसरा फुल टाइम मेंबर होगा जो फार्मास्यूटिकल फील्ड में एक्सपर्ट हो। Provided that the chairman and one of the members shall constitute quorum of a drug court for a purpose of deciding all the matter under the act other than the final hearing and the decision of the case। शर्त यह है कि चेयरमैन और एक मेंबर मिलकर कोरम बनाएंगे ड्रग कोर्ट की मीटिंग का जो सब मैटर डिसाइड करेंगे इस एक्ट के अंडर फाइनल हियरिंग और डिसीजन के अलावा। Subsection 3. A drug court shall sit at such place or places as the provisional government may direct। ड्रग कोर्ट उस जगह या उन जगहों पर बैठेगी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देगी। Subsection 4. A drug court shall have all the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1898 on a court of sessions exercising original jurisdiction। ड्रग कोर्ट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अंडर कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती हैं और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं। Subsection 5. A drug court shall not, merely by reason of change in its composition, be bound to recall and rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded by or produced before it। ड्रग कोड को सबसेक्शन 5 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि ड्रग कोड को सिर्फ अपनी कंपोजिशन चेंज होने की वजह से ये नहीं करना पड़ेगा कि कोई विटनेस वो दोबारा बुलाए या वो कोई एविडेंस दोबारा कलेक्ट करे और वो पहले से रिकॉर्ड किए गए एविडेंस जो उसके सामने पेश हो चुके हैं उन पर भी काम कर सकती है। Subsection 6. A drug court shall in all matters with respect to in which no procedure has been prescribed by this act follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure 1898 for the trial of summons cases by magistrates। ड्रग कोर्ट उन मैटर से जहां इस एक्ट में प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का प्रोसीजर फॉलो करेगी और जो मजिस्ट्रेट को समन केसेस के लिए प्रिस्क्राइब है। Subsection 7 is omitted under this act। Section 31A. Appeal. The provincial government or the person sentenced by a drug court may within 60 days file an appeal against the final order of the drug court to Lahore High Court and the appeal shall be heard by a bench of that court consisting of not less than 2 judges। Subsection 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पर्सन ड्रग कोर्ट के फाइनल डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर सकती है, विद इन 60 डेज लाहौर हाई कोर्ट को अपील दायर कर सकती है और ये अपील 2 जजेस पे मुश्तमिल बेंच इसकी हेयरिंग करेगा। Subsection 2. The drug court shall as soon as possible supply copies of final order to the parties free of cost। तो ड्रग कोर्ट जल्द अज जल्द क्या करेगी, दोनों पार्टीज को मुफ्त इस फाइनल ऑर्डर की कॉपीज फराहम करेगी। Section 3. The provision of the Section 5 and 12 of the Limitation Act 1908 shall be applicable to the appeal under this act। Subsection 3 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 5 और 12 की जो एप्लीकेशन है वो इस फाइनल ऑर्डर पे जो अपील दायर की गई है इस पे लागू होगी। Section 32. Pleas। Pleas means legal defenses जो कोर्ट में अपनी सफाई के लिए पेश किए जाए। Subsection 1. Save as hereafter provided in this section, it shall be no defense in a prosecution under this act to prove merely that the accused was ignorant of the nature, substance, or quality of the drug in respect of which the offense has been committed, or of the circumstances of its manufacture or import, or that a purchaser, having bought only for the purpose of test or analysis,
has not been prejudiced by the sale। इस एक्ट के तहत सबसेक्शन 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि इस एक्ट के अंडर ये डिफेंस कबूल नहीं होगा कि कोई जो एक्यूज है सिर्फ ये कहे कि जो ड्रग की नेचर है या सब्सटेंस या उसकी जो क्वालिटी है उसमें जो भी कंट्रावेंशन हुई वो उसका इसको इल्म नहीं था, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या इंपोर्ट के हालात का पता नहीं था। या ये डिफेंस नहीं होगा कि ये जो खरीदने वाला सिर्फ टेस्ट या एनालिसिस के लिए ड्रग खरीद रहा है और उसकी को कोई नुकसान नहीं हो। Subsection 2, a drug shall not be deemed to be misbranded or adulterated or substandard only by reason of the fact that there has been added thereto some innoxious substance or ingredient, because the same is required for the manufacture or preparation of the drug fit for carriage or consumption, not to increase the bulk, weight, or measure of the drug, or to conceal in, or its inferior quality or other defect, or there is a composed substance which is the result of the natural process of the composition। सेक्शन 2 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किसी भी ड्रग को सिर्फ इस वजह से मिसब्रांडेड या अडल्टरेटेड या सबस्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा कि उसमें कोई हार्मलेस सब्सटेंस ऐड किया गया हो, अगर वो सब्सटेंस ड्रग की ट्रांसपोर्ट या उसको यूज के लिए सूटेबल बनाने के लिए जरूरी था, यानी जो उसमें एडिशन की गई थी वो उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी थी या उसको कैरेज करने के लिए जरूरी थी, और उसका कोई मकसद जो है उसका बल्क या क्वांटिटी या वेट बढ़ाने के लिए या उसकी जो इंफीरियर क्वालिटी है उसको छुपाने के लिए नहीं की गई थी, जो भी उसमें एडिशन थी। अगर ड्रग में जो डिकम्पोजिशन हुई वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो और वो भी ऑटोमेटिकली सबस्टैंडर्ड नहीं कही जाएगी कि क्यों, ये शर्त यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है या डीलर है उसकी निग्लिजेंस की वजह से ना हो। Provided that the such decomposition is not due to any negligence on the part of the manufacturer of the drug or the dealer thereof, and that it does not render the drug injurious to the health or does not make it substandard। शर्त यह है कि ये मैन्युफैक्चरर या डीलर की निग्लिजेंस की वजह से जो इसमें डिकम्पोजिशन हुई है वो ना हो, और ड्रग हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो, और या ये सब स्टैंडर्ड ना बन जाए जो कि हेल्थ के लिए इंजोरियस हो सकती है। Subsection 3, a person not being the manufacturer of a drug or his agent for the distribution thereof shall not be liable for contravention of Section 23 if he proves। अगर 3 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई शख्स मैन्युफैक्चरर या उसका डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट नहीं है तो वो सेक्शन 23 की जो वायलेशन पर जिम्मेदार नहीं होगा, अगर वो ये प्रूव करे, क्लॉज ए, that he did not know and could not with reasonable diligence have ascertained the drug in any way contravene the provision of this act, and that the drug while in his possession remain in the same state as when he acquired it। में ये है कि उसे पता नहीं था और रीजनेबल एफर्ट के बावजूद ये उसको पता ही नहीं चल सका कि ड्रग एक्ट के खिलाफ है, और जब उसने ड्रग उससे किसी मैन्युफैक्चरर से या रेंडर से ली थी तो वो इसी सेम कंडीशन में ही थी जो इस टाइम उसके पास है। Clause B, that he acquired the drug from the duly licensed manufacturer or his authorized agent or an importer or an indented resident in Pakistan under the written warranty in a prescribed form, stating in particular the batch number of the drug and assigned by such person, that the drug does not in any way contravene the provisions of the Section 23, and that the drug while in his possession was properly stored and remained in the same state as when he acquired it, and that the drug has been manufactured by a manufacturer holding a valid license to manufacture drugs and permission to manufacture that drug। क्लॉज बी में ये है कि जो ड्रग उसने किसी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से, ऑथोराइज एजेंट से, किसी डेंटर से या इंपोर्टर से जो कि पाकिस्तान में है उससे अगर ली है, तो उसके पास जो रिटर्न वारंटी है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसमें उसका बैच नंबर मेंशन होना चाहिए, और वो जिस पर्सन से ले उसके प्रॉपर उस पर साइन होने चाहिए, और वो ड्रग एक्ट की वायलेशन भी ना कर रही हो। ठीक है। एक और बात जो इसमें मेंशन है वो है ड्रग प्रॉपरली स्टोर की गई हो और सेम कंडीशन में हो जैसे ही उसने किसी डेंटर से, इंपोर्टर से या ऑथोराइज एजेंट से ली थी। और ड्रग जो है जो ड्रग उसने ली थी किसी मैन्युफैक्चरर से, और ड्रग लाइसेंस मैन्युफैक्चरर ने बनाई हो जिसके पास वैलिड लाइसेंस और परमिशन हो। Provided that a defense under clause B shall be open to a person only, sub clause 1, if he has within 7 days of
of the service on him of the summons sent to the inspector a copy of the warranty with a written notice stating that he intend to rely upon it and giving the name and the address of the volunteer. And subclause 2, if he proves that he has within the same period sent written notice of such intention to the said volunteer. में ये मेंशन किया गया है कि क्लॉज बी का जो डिफेंस है उस पर्सन पर तब तक हो सकता है उसका डिफेंस अगर वो विद इन 7 डेज पर जो इंस्पेक्टर है उसको वारंटियर की कॉपी भेजेगा और साथ उसको रिटर्न नोटिस में भी ये बताएगा कि वो इस वारंटियर पे रिलाई कर सकता है और साथ ये भी बताएगा कि वो जो जिस वारंटियर से उसने लिया है वारंटियर का नेम और उसका एड्रेस और 7 दिन के अंदर अंदर वारंटियर को भी ये वो नोटिस भेजे। इस कंडीशन में उस पे वो डिफेंस जो है वो अप्लीकेबल हो सकता है क्लॉज बी का।